हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 22 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आप हमारी ईयरली करंट अफेयर्स मेंबरशिप प्लान पर 10% ऑफ अवेल कर सकते हैं। आपको गूगल प्ले स्टोर से करंट अफेयर्स फंड ऐप को इंस्टॉल करना है, वहाँ पर हमारा करंट अफेयर्स पीडीएफ प्लान पर क्लिक करना है और कूपन कोड CAF10 अप्लाई करना है। 10% ऑफ आप हमारे पीडीएफ कोर्स पर प्राप्त कर पाएंगे। आपको बता दें, ये जो 10% ऑफ है ये 26 दिसंबर 2022 तक वैलिड है। हमारे इस पीडीएफ कोर्स में डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने की बैंकिंग अवेयरनेस पीडीएफ आपको प्रोवाइड कराई जाती है। यदि आपका कोई भी डाउट है हमारे पीडीएफ कोर्स संबंधित तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और हमारा पीडीएफ कोर्स बाय करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में भी मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। The INS Mormugao has been commissioned into the Indian Navy. What kind of a vessel is the INS Mormugao? INS Mormugao को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। INS Mormugao किस प्रकार का पोत है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर, क्रूज मिसाइल सबमरीन, एम्फीबियस वारफेयर शिप या फिर स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डेस्ट्रॉयर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल्दी से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। डेली हम ये क्वेश्चन पूछते हैं अपने करंट अफेयर्स सेशन से पहले और ये टेलीग्राम पर भी हम इसको पोल के रूप में पोस्ट करते हैं, वहाँ पर भी आप सही आंसर प्राप्त कर पाएंगे। To mark the birth anniversary of legendary mathematician Srinivasa Ramanujan, National Mathematics Day is observed on which day? महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी है। आपको जानना चाहिए, हर साल 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे मनाया जाता है क्योंकि 22 दिसंबर को जो लेजेंडरी मैथमेटिशियन रहे श्रीनिवास रामानुजन, इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है। आपको बता दें, इनका जन्म तमिलनाडु के एरोड में 1887 में हुआ था। आपको जानना चाहिए, साल 2012 में तब के प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने 22 दिसंबर को नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेट करने का डिक्लेरेशन किया था। आपको जानना चाहिए 1729, इसे रामानुजन नंबर बोलते हैं क्योंकि ये स्मॉलेस्ट नंबर है जिसमें दो नंबर्स के क्यूब्स का सम आप करें तो दो तरीके से आप कर सकते हैं। दो नंबर्स के जो क्यूब्स हैं उनके सम को आप करके दो तरह से ये 1729 आप प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखिए 1729 लिखा है, 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब ये भी 1729 आएगा, 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब ये भी 1729 ही रिजल्ट देगा। 12 साल की उम्र में जो श्रीनिवास रामानुजन है, इन्हें ट्रिग्नोमेट्री की पूरी नॉलेज हो गई थी। आपको जानना चाहिए 1917 में इन्हें लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी के लिए इलेक्ट किया गया था। इनकी एक बायोग्राफी भी है, द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, इसे लिखा है रॉबर्ट कैनिजल ने। यह महत्वपूर्ण है आपके लिए फैक्ट। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, विच स्टेट हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ पासपोर्ट होल्डर्स इन द कंट्री? विदेश मंत्रालय के अनुसार देश के किस राज्य में पासपोर्ट धारकों की संख्या सबसे अधिक है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन ए केरल है। आपको जानना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की यदि हम डेटा की बात करें, उन्होंने बताया है कि टोटल इंडियन सिटीजन्स जो हैं हमारे देश में, उनके 7.2% के पास ही वैलिड पासपोर्ट है। अगर हम स्टेट वाइज ब्रेकअप करें तो बताया गया है कि केरल के पास हाईएस्ट नंबर और हाईएस्ट प्रोपोर्शन, इन दोनों में ही ये पहले नंबर पर है यदि हम पासपोर्ट होल्डर्स की बात करें। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तमिलनाडु है अगर हम एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पासपोर्ट्स की बात करें। तो दो तरीके से क्राइटेरिया है, एक तो है हाईएस्ट नंबर ऑफ पासपोर्ट, दूसरा है हाईएस्ट प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन पॉपुलेशन के हिसाब से निकाला जाता है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये वाला पॉइंट, इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन विद पासपोर्ट, इसमें भी केरल पहले नंबर पर है। तो नंबर ऑफ पासपोर्ट्स पर तो है ही पहले नंबर पर, और जो प्रोपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन है उसमें भी पहले नंबर पर है। इस क्राइटेरिया में दूसरे नंबर पर पंजाब है, फिर दिल्ली है, फिर तेलंगाना है, फिर तमिलनाडु है। अगर हम मेजर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की बात करें, स्मॉलर स्टेट्स की बात करें तो गोवा पहले नंबर पर है।
आपको जानना चाहिए डिस्ट्रिक्ट्स में बात करें तो मुंबई में हाईएस्ट टोटल नंबर ऑफ पासपोर्ट्स इशू किए गए हैं, उसके बाद बेंगलुरु है, फिर मल्लापुरम है। अंडर द G20 प्रेसिडेंसी ऑफ इंडिया विच सिटी विल होस्ट द अंडर 20 साइकिल। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत कौन सा शहर अंडर 20 चक्र की मेजबानी करेगा? सही आंसर ऑप्शन डी है अहमदाबाद। आपको जानना चाहिए भारत की G20 प्रेसिडेंसी शुरू हो चुकी है 1 दिसंबर 2022 से और 30 नवंबर 2023 तक भारत के पास रहने वाली है। इसी दौरान मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स अर्बन 20 इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहा है। आपको बता दें अर्बन 20 ये जो इवेंट होने वाला है, तो G20 कंट्रीज़ जो हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म होता है कि वो जो अर्बन डेवलपमेंट से संबंधित इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं उनके बारे में डिस्कशन कर सकते हैं इस अंडर 20 फोरम में। आपको जानना चाहिए भारत की जो G20 प्रेसिडेंसी है इसके तहत अहमदाबाद जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, ये अंडर 20 साइकिल को होस्ट करेगा। आपको जानना चाहिए C40, क्लाइमेट 40 और यूनाइटेड सिटीज़ एंड लोकल गवर्नमेंट्स, ये दोनों जो इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल एडवोकेसी ग्रुप्स हैं, इनको भी अहमदाबाद ही होस्ट करने वाला है 9 से 10 फरवरी 2023 के बीच में। जो अंडर 20 मेयर्स समिट है जुलाई 2023 में होगी। आपको जानना चाहिए फर्स्ट शेरपा मीटिंग ऑफ अंडर 20 ये 9 से 10 फरवरी 2023 के बीच में होगी, जैसा कि हमने ऊपर अभी पढ़ा है। What is the name of the 5th स्कॉर्पियन सबमरीन ऑफ प्रोजेक्ट 75? प्रोजेक्ट 75 की 5वीं स्कॉर्पियन पनडुब्बी का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन सी है INS वागीर। आपको जानना चाहिए प्रोजेक्ट 75 जिसमें कि कलवरी क्लास सबमरीन्स बन रही हैं, उसकी 5th सबमरीन हाल ही में इंडियन नेवी को डिलीवर कर दी गई है और इसका नाम होगा INS वागीर। जब इसको कमीशन किया जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा INS वागीर। आपको बता दें किसके द्वारा डिलीवर की गई है इंडियन नेवी को? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के द्वारा। अगर हम प्रोजेक्ट 75 की बात करें तो इसके तहत 6 सबमरीन्स बननी है स्कॉर्पियन डिज़ाइन की और इसको मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड कंस्ट्रक्ट कर रहा है। किसके साथ मिलकर? नेवल ग्रुप फ्रांस के साथ मिलकर। ये 3.75 बिलियन US डॉलर की डील हुई थी अक्टूबर 2005 में। आपको जानना चाहिए इस स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन की जो 6th सबमरीन होगी उसका नाम बख्शीर होगा। इसे अप्रैल 2022 में वाटर में लॉन्च किया गया था और इंडियन नेवी को 2030 के एंड में ये डिलीवर कर दी जाएगी। फर्स्ट सबमरीन की अगर हम बात करें तो INS कलवरी रहा, दिसंबर 2017 में कमीशन किया गया। सेकंड सबमरीन INS कंडेरी सितंबर 2019 में कमीशन की गई। थर्ड INS करंज है, मार्च 2021 में कमीशन की गई और फोर्थ है INS वेला जिसे नवंबर 2021 में कमीशन किया गया और अब 5वीं ये है INS वागीर। What is the name of the first ship of the ASW-SWC project launched by the Indian Navy? भारतीय नौसेना द्वारा शुरू की गई ASW-SWC परियोजना के पहले जहाज का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है अर्नाला। आपको जानना चाहिए अर्नाला, तो ये फर्स्ट ऑफ 8 ASW-SWC प्रोजेक्ट के तहत बनी हुई है ये और इसे बना है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSC कोलकाता ने इंडियन नेवी के लिए। ये हाल ही में LNT कट्टुपल्ली चेन्नई में लॉन्च की गई है। आपको बता दें इस शिप का नाम अर्नाला रखा गया है। अर्नाला एक आइलैंड है वसई महाराष्ट्र से 13 किलोमीटर नॉर्थ में। जो ग्रेट मराठा वॉरियर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज, इन्होंने इस अर्नाला आइलैंड को एक स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम इम्पोर्टेंस जो है बताया था कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर हम मैरीटाइम दृष्टि से इसको देखें इस आइलैंड को, तो इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है अर्नाला। आपको बता दें 8 एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट कॉर्वेटेड शिप, ये इसकी फुल फॉर्म है। जो ASW-SWC लिखा है ना, इसकी फुल फॉर्म है एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। तो इस तरह की 8 ये शिप बननी है। इसका कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड GRSC कोलकाता के बीच में 29 अप्रैल 2019 को। आपको बता दें जो ये अर्नाला क्लास शिप हैं ये अभय क्लास शिप को रिप्लेस करेंगी इंडियन नेवी में। ये एंटी सबमरीन ऑपरेशंस कर सकती हैं कोस्टल वाटर्स में और लो इंटेंसिटी मैरीटाइम ऑपरेशंस भी कर सकती हैं। हु टुक ओवर एज द जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ द काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो? काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स किलो के जनरल ऑफिसर कमांडिंग के रूप में किसने पदभार संभाला है? सही आंसर ऑप्शन ए है मोहित शेठ।
तो मेजर जनरल मोहित सेठ, इन्होंने जनरल ऑफिसर कमांडिंग ऑफ द काउंटर एजेंसी फोर्स किलो के तौर पर अपना कार्यभार संभाला है। आपको जानना चाहिए मेजर जनरल संजीव सिंह सलरिया, इन्हें इस कमांड से रिलिंक्विश कर दिया गया है और इन्हें भेज दिया गया है हेडक्वार्टर्स नदर्न कमांड उधमपुर में। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन स्टील प्लांट? भारत के पहले ग्रीन स्टील प्लांट का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है कल्याणी फेरेस्टा। तो जानेगा स्टील मिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने इंडिया का फर्स्ट ग्रीन स्टील प्लांट लॉन्च किया। इसका नाम कल्याणी फेरेस्टा है, न्यू दिल्ली में लॉन्च किया गया। तो ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टील है जिसे मैन्युफैक्चर किया गया है पुणे बेस्ड स्टील कंपनी कल्याणी ग्रुप के द्वारा। क्या यूज़ करके? रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज को यूज़ करके। तो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज यूज़ किए गए हैं, इसका मतलब जीरो कार्बन फुटप्रिंट्स इसमें प्राप्त हुआ इसके मैन्युफैक्चरिंग के दौरान। ग्रीन स्टील का मतलब होता है, ग्रीन स्टील का मतलब होता है कि स्टील को मैन्युफैक्चर करना विदाउट द यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल के यूज़ किए बिना स्टील को मैन्युफैक्चर करना। तो इसमें आप स्टील प्रोड्यूस करते हैं यूजिंग लो कार्बन एनर्जी सोर्सेज जैसे कि हाइड्रोजन, कोल के गैसिफिकेशन और इलेक्ट्रिसिटी, बजाय किसके? कोल फायर्ड प्लांट्स के। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट गैस प्राइस इंडेक्स? भारत के पहले गैस मूल्य सूचकांक का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन डी है GIXI या फिर जिक्सी आप इसको कह सकते हैं। देखिए इंडियन गैस एक्सचेंज IGX, इसके प्रोमोटर इंडियन एनर्जी एक्सचेंज है IEX। तो इन्होंने GIXI जो कि फर्स्ट एवर नेशन वाइड प्राइस इंडेक्स है, गैस प्राइस इंडेक्स है, इसको लॉन्च किया है। आपको बता दें जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस इंडेक्स में गैस को सेल कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं और इसके लिए जो इंडियन गैस एक्सचेंज है IGX, ये 4 रुपये प्रति मैट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट चार्ज करेगा सेलर से और बायर से। तो याद रखिएगा जो ये MMBTU लिखा है इसका मतलब होता है मैट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट। IGX के MD एंड CEO राजेश कुमार मेरीरत्ता हैं। Which is the only university in India to get an A award, A grade by NAAC, NAAC या NAAC द्वारा A ग्रेड प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र विश्वविद्यालय कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन सी है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी। आपको जाना चाहिए गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, इन्होंने जो नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल है NAAC, इसकी ग्रेडिंग में 3.85 पॉइंट्स प्राप्त किए हैं और A ग्रेड प्राप्त कर लिया है और इस तरह से ये भारत में इकलौती यूनिवर्सिटी बन गई है जिसने ये स्कोर प्राप्त किया है 3.85 का और A ग्रेड प्राप्त किया। Which award was won by Ministry of Housing and Urban Affairs in the Digital India Awards 2022? डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार जीता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी प्लेटिनम आइकॉन। तो स्मार्ट सिटीज मिशन, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, इन्होंने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 के तहत प्लेटिनम आइकॉन ये अवार्ड जीता है अपने इनिशिएटिव डेटा स्मार्ट सिटीज इंपावरिंग सिटीज थ्रू डेटा, इसके लिए। आपको जानना चाहिए अवार्ड डेटा शेयरिंग एंड यूज़ फॉर सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैटेगरी के तहत अनाउंस किए गए हैं। डिजिटल इंडिया अवार्ड्स की अगर हम बात करें साल 2009 में इसको इंस्टीट्यूट किया गया था और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तहत आने वाली नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर द्वारा ये अवार्ड्स कंडक्ट किए जाते हैं और इस बार 2022 में इन अवार्ड्स का 7th एडिशन आयोजित किया गया। Which country has partnered with PTC India for the supply of power from the Indian power market? भारतीय बिजली बाजार से बिजली की आपूर्ति के लिए किस देश ने PTC इंडिया के साथ साझेदारी की है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है भूटान। आपको जानना चाहिए भूटान ने अपने द्रुक ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के थ्रू एक एग्रीमेंट साइन किया है PTC इंडिया लिमिटेड के साथ, जिसके तहत ये इंडियन पावर मार्केट से पावर को परचेज कर सकेगा ताकि जो ये ड्राई विंटर सीजन है इसमें अपनी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सके। आपको जानना चाहिए PTC इंडिया के CMD राजीव के मिश्रा हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है। विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट टाइटल कोल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025? किस संस्था ने कोल 2022 विश्लेषण और 2025 का पूर्वानुमान शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? सही आंसर ऑप्शन ए है IEA।
आपको जानना चाहिए एक रिपोर्ट है जिसका टाइटल है कॉल 2022 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2025। इस रिपोर्ट को इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA द्वारा लॉन्च किया गया है। इन्होंने ये बताया है कि 2022 तक जो कोल का यूज़ है ग्लोबली, इसमें राइज देखने के लिए मिलेगा कितना, 1.2% का। और पहली बार ऐसा होगा जब एक सिंगल ईयर में जो कोल का जो डिमांड है वो 8 बिलियन टन्स को पार कर जाएगा। साथ ही इसने बताया है कि चाइना के साथ साथ भारत भी वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, कंज्यूमर एंड इम्पोर्टर है। साथ ही उन्होंने भी कहा है कि भारत का जो अपना कोल प्रोडक्शन है ये 1 बिलियन टन्स को सरपास कर जाएगा 2025 तक। IEA के बारे में अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फाती बेरोल है और इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। IEA इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। How much amount was recovered by the Indian public sector from the return of loans during the last 5 financial years? पिछले 5 वित्तीय वर्षों के दौरान भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा बट्टे खाते में डाले गए ऋणों से कितनी राशि वसूल की गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन ए है 1.3 लाख करोड़ रुपीस। तो जानिएगा इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स, इन्होंने पिछले 5 सालों में जो राइट ऑफ लोन रहता है, रिटर्न ऑफ लोन रहता है, उससे 1.3 लाख करोड़ रुपीस इन्होंने रिकवर किए हैं। ऐसा पार्लियामेंट में बताया गया है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। देखिए कुछ और इस तरह की न्यूज़ देखेंगे जो कि पार्लियामेंट में बताई गई है। कुछ अलग सी न्यूज़ है लेकिन इसी से मिलती जुलती है, मैंने एक साथ क्लब कर दी हैं ताकि पढ़ने में आसानी रहे। नोट इन सर्कुलेशन, इनमें एनुअल ग्रोथ देखने के लिए मिली है 7.98% की और इनकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई है 31.92 लाख करोड़ रुपीस 2 दिसंबर 2022 तक। आपको जानना चाहिए गवर्नमेंट ने हाल ही में BSNL के जो रिवाइवल पैकेज है 1,64,000 करोड़ रुपए का, इसको भी अप्रूव कर दिया है। आपको जानना चाहिए इंडिया का ग्रोस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, इसमें 26% की वृद्धि देखने के लिए मिली है और ये 13.63 लाख करोड़ रुपीस हो गया है। आपको बता दें इससे पहले वाले फाइनेंशियल ईयर में ये जो ग्रोस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन था ये मात्र 10.83 लाख करोड़ रुपीस था। अगर हम इसमें फंड्स एडजस्ट कर लें, रिफंड्स एडजस्ट कर लें, उसके बाद अगर हम नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की बात करें तो 11.35 लाख करोड़ रुपीस रहा है और इससे पिछले फाइनेंशियल ईयर में 9.47 लाख करोड़ रुपीस रहा था। साथ ही आपको जानना चाहिए यहाँ पर एक रिपोर्ट की अगर हम बात करें, ICRA रेटिंग्स ने ये बोला है कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं ये करंट फिस्कल में और अगले फिस्कल में जो इनका लोन ग्रोथ है ये 10 से 12% रहने वाला है। साथ ही जो रिटेल फोकस्ड NBFCs हैं ये 12 से 14% तक के बीच में ग्रो कर सकती हैं और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज ये 10 से 12% के बीच में ग्रो कर सकती हैं। Ministry of New and Renewable Energy signed a strategic sector cooperation agreement with which country to explore the sources of wind energy? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने पवन ऊर्जा के स्रोतों का पता लगाने के लिए किस देश के साथ रणनीतिक क्षेत्र सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी डेनमार्क है। आपको जानना चाहिए कि स्ट्रेटेजिक सेक्टर कोऑपरेशन एग्रीमेंट और एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है भारत की जो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी है, इन्होंने किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी, यूटिलिटीज एंड क्लाइमेट ऑफ द किंगडम ऑफ डेनमार्क के साथ। आपको बता दें जो लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया गया है इसका मकसद है कि भारत में एक रिन्यूएबल पावर से संबंधित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को इस्टेब्लिश करना और उन एरियाज को पहचानना जहां से भारत अपनी रिन्यूएबल एनर्जी डिमांड को पूरी कर सकता है। आपको ये भी जानना चाहिए 2 नवंबर 2022 की बात है जब मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने नेशनल बायो एनर्जी प्रोग्राम को नोटिफाई किया था। आपको बता दें प्रोग्राम 2 फेजेस में इंप्लीमेंट किया जाना है। इसका टोटल बजट 1715 करोड़ रुपए है और फर्स्ट फेज के लिए जो बजट है वो 858 करोड़ रुपीस का है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, दिनेश कुमार शुक्ला। तो जानिएगा सीनियर न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं दिनेश कुमार शुक्ला। इन्हें एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड मुंबई के चेयरपर्सन के रूप में अपॉइंट किया गया है अगले 3 साल के लिए। आपको बता दें ये जी नागेश्वर राव को इस पोस्ट पर सक्सीड करेंगे। विच स्टेट और यूटी टॉप्ड
सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स सामाजिक प्रगति सूचकांक में कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरी शीर्ष पर है? सही आंसर ऑप्शन सी है, पुडुचेरी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स फॉर स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, इसको बनाया गया है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस, जिसके हेड डॉक्टर अमित कपूर हैं, और सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव, जिसके हेड है माइकल ग्रीन। इनके द्वारा बनाया गया है और किसके द्वारा मैंडेट किया गया है? इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द पीएम ऑफ इंडिया। आपको जानना चाहिए इस इंडेक्स में स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स को 12 कंपोनेंट्स के हिसाब से असेस किया गया है, और 3 क्रिटिकल डायमेंशंस हैं यहाँ पर सोशल प्रोग्रेस से संबंधित। एक तो है बेसिक ह्यूमन नीड्स, दूसरा है फाउंडेशंस ऑफ वेलबींग, तीसरा है अपॉर्चुनिटी। इस इंडेक्स में स्टेट लेवल पर 89 इंडिकेटर्स शामिल हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर 49 इंडिकेटर्स शामिल हैं। आपको जानना चाहिए सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स स्कोर के हिसाब से यहाँ पर स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स को रैंक किया गया है 6 टीयर्स में। जैसे टीयर 1 है वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस, टीयर 2 है हाई सोशल प्रोग्रेस, टीयर 3 है अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस, टीयर 4 है लोअर मिडिल सोशल प्रोग्रेस, टीयर 5 है लो सोशल प्रोग्रेस, और टीयर 6 है वेरी लो सोशल प्रोग्रेस। आपको बता दें पुडुचेरी का यहाँ पर हाईएस्ट SPI है, यानी कि सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स सबसे ज़्यादा किसका है? पुडुचेरी का है 65.99, और इसने पर्सनल फ्रीडम एंड चॉइस, शेल्टर एंड वाटर एंड सैनिटेशन में उम्दा परफॉर्मेंस किया है। इसके बाद फिर है लक्षद्वीप, और उसके बाद तीसरे नंबर पर है गोवा। आपको बता दें इसमें सबसे लास्ट नंबर झारखंड और बिहार है। झारखंड का सबसे कम स्कोर है 43.95, उसके बाद फिर बिहार का है 44.47। वहीं आपको जानना चाहिए यदि हम बेसिक ह्यूमन नीड्स की बात करें तो इसमें गोवा, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ ये टॉप 4 स्टेट्स हैं, और वाटर एंड सैनिटेशन एंड शेल्टर में इनकी बेस्ट परफॉर्मेंस रही है यदि हम कंपेयर करें और स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के साथ। इसके अलावा जो गोवा है, इसके पास जो वाटर एंड सैनिटेशन कैटेगरी है इसमें इसने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किया है गोवा ने। उसके बाद फिर केरल आता है। न्यूट्रिशन एंड बेसिक मेडिकल केयर कंपोनेंट में भी इन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है। आपको जानना चाहिए शेल्टर एंड पर्सनल सेफ्टी की बात करें तो चंडीगढ़ एंड नागालैंड इसमें सबसे टॉप पर हैं। अगर हम बात करें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स फॉर द फाउंडेशन ऑफ वेलबींग, इसमें मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और गोवा टॉप स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज हैं। और इसी के तहत अगर डायमेंशनिंग की हम बात करें एक्सेस टू बेसिक नॉलेज कंपोनेंट, इसमें पंजाब हाईएस्ट राज्य के तौर पर उभरा है। वहीं दिल्ली ने जो है एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इस लिस्ट को टॉप किया है। हेल्थ एंड वेलनेस की बात करें तो राजस्थान इसमें हाईएस्ट कंपोनेंट रहा है, इसका हाईएस्ट कंपोनेंट स्कोर रहा है राजस्थान का, किसमें? हेल्थ एंड वेलनेस में। और इन्वायरमेंट क्वालिटी में अगर हम बात करें तो टॉप 3 स्टेट हैं मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। थोड़ा कन्फ्यूजिंग है पूरा इंडेक्स क्योंकि कई सारे क्राइटेरिया बना दिए हैं। तो एक तो आप ये याद रखिएगा, पुडुचेरी याद रखिएगा कि टॉप पर आए, और लास्ट में जो झारखंड और बिहार रहे हैं ये याद रखिएगा, और ये बाकी जानकारी भी आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, यही आपको बता दें जो अपॉर्चुनिटी डायमेंशन इसमें हाईएस्ट स्कोर किया है तमिलनाडु ने, और पर्सनल राइट्स में हाईएस्ट स्कोर किया है अंडमान निकोबार ने, और इंक्लूसिवनेस में टॉप स्कोर किया है सिक्किम ने। आपको बताते हैं पुडुचेरी ने यहाँ पर जो 2 डायमेंशन, एक तो पर्सनल फ्रीडम एंड चॉइस और एक्सेस टू एडवांस्ड एजुकेशन, इसमें हाईएस्ट स्कोर किया है पुडुचेरी ने। अच्छा, अगर हम टॉप 3 बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में तो आइजोल, सोलन और शिमला ये टॉप 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं वेरी हाई सोशल प्रोग्रेस में ये सभी स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज आते हैं, हाई सोशल प्रोग्रेस में ये आते हैं, अपर मिडिल सोशल प्रोग्रेस में ये सब हैं उत्तराखंड, कर्नाटक ये सब, लोअर मिडिल सोशल प्रोग्रेस में ये सब है हरियाणा से लेकर राजस्थान, फिर सोशल लो सोशल प्रोग्रेस में यूपी, उड़ीसा, मध्य प्रदेश है, और वेरी लो सोशल प्रोग्रेस जैसा कि हमने पहले भी देखा था असम, बिहार, झारखंड है। यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी लॉन्च्ड अ सिक्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स फ्रॉम विच फर्म। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस फर्म का एक जमानत बॉन्ड बीमा उत्पाद लॉन्च किया है? सही आंसर ऑप्शन डी है बजाज अलियांस। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं आपको समझाऊंगा इसका क्या मतलब है, आप ध्यान से सुनिएगा। यदि आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। देखिए, यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज नितिन गडकरी, इन्होंने बजाज अलियांस का एक श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट लॉन्च किया है। आपको बता दें श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस
It will act as a security arrangement for infrastructure projects and will insulate the contractor as well as the principal. अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए, नितिन गडकरी जी को कोई हाईवे बनवाना है या फिर कोई फ्लाईओवर बनवाना है, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट किसे दिया गया है? कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है एक्स नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर को। अब एक्स नाम के कॉन्ट्रैक्टर ने कहा कि मैं बहुत बेहतरीन फ्लाईओवर बनवाऊंगा और 1 साल के अंदर मैं इसको पूरा कर दूंगा और अच्छा मटेरियल लगाऊंगा। लेकिन हुआ क्या, वो जो फ्लाईओवर है वो बनकर तैयार हुआ। एक तो उसमें फिनिशिंग अच्छी नहीं थी जैसे चाहते थे गडकरी जी, और 6 महीने के बाद ही उसमें दरारें आने लगी और एक दिन वो ढह गया। अच्छी किस्मत ये थी कि उस पर उस वक्त कोई भी वाहन नहीं चल रहा था। अब सरकार को तो लॉस हुआ क्योंकि पैसा भी गया, समय भी गया। अब इसकी रिकवरी कौन करेगा? तो इसकी रिकवरी कौन करेगा? जो इंश्योरेंस कंपनी है। रिकवरी नहीं करेगा वो, सरकार को वो कंपनसेशन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, कौन कराएगा? जो इंश्योरेंस कंपनी है। अब उसको जो पहले ठेका दे दिया गया था, जो एक्स कॉन्ट्रैक्टर है उसको ठेका दिया गया था नितिन गडकरी द्वारा। नितिन गडकरी ने पहले उसे ये कहा था कि आप पहले मुझे वो श्योरिटी बॉन्ड ला कर दो, श्योरिटी बॉन्ड दिखाओ, उसके बाद मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। श्योरिटी बॉन्ड एक तरह की गारंटी हो जाती है कि हाँ, अगर इसने मेरे मुताबिक काम नहीं किया या फिर मुझे कोई घाटा हुआ इसके द्वारा कोई प्रोजेक्ट बनाने से, तो मुझे क्लेम कौन देगा? वो इंश्योरेंस कंपनी देगी। समझ गए आप ये बात? तो बजाज एलियांस के पास कोई कॉन्ट्रैक्टर गया, उसने बजाज एलियांस को कहा कि आप मुझे श्योरिटी बॉन्ड इशू कर दीजिए, उसके बदले में आपको कुछ पैसा दे देता हूँ, कुछ फीस दे देता हूँ। बजाज एलियांस ने उस कॉन्ट्रैक्टर से कुछ फीस ले ली और उसको श्योरिटी बॉन्ड दे दिया। अब वो जो श्योरिटी बॉन्ड दिया गया है एक्स नाम के कॉन्ट्रैक्टर को, उसने वो श्योरिटी बॉन्ड नितिन गडकरी को दिखाया और कहा कि ये रहा श्योरिटी बॉन्ड और आप जो है अब मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे दीजिए, मैं बना कर दूंगा। कुछ भी घाटा होगा तो इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अच्छा, ये काम तो पहले भी हो रहा था, ये काम तो बैंक भी दे रहा था, बैंक भी गारंटी देता था, और अब ये इंश्योरेंस कंपनी गारंटी दे रही है। तो वहाँ पर बैंक गारंटी था, यहाँ पर क्या है? इंश्योरेंस बॉन्ड है। तो अंतर क्या है? इंश्योरेंस इस तरह का ये जो श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट है, लाने की क्या ज़रूरत पड़ी है? तो देखिए, जो बैंक है ना, जब बैंक के पास एक्स नाम का कॉन्ट्रैक्टर गया गारंटी लेने, तो बैंक ने कुछ फीस तो उससे चार्ज की, साथ ही उससे कुछ गिरवी भी रखवा लिया। उसकी जो संपत्ति है या फिर कुछ भी जैसे गिरवी रखवाते हैं ना, वो भी गिरवी रखवा लिया। किसी भी तरह की असेट जो है वो गिरवी रखवा ली। लेकिन यहाँ पर क्या है, जो इंश्योरेंस बॉन्ड है, इसमें अगर आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगे तो अपनी कुछ फीस तो लेगा, लेकिन वो कुछ भी आपसे गिरवी नहीं रखवाएगा जो कॉन्ट्रैक्टर है उससे। तो बैंक के मामले में क्या हो रहा था, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसके पास जो वर्किंग कैपिटल है वो कम हो जा रही थी क्योंकि उसने कुछ गिरवी भी रख दिया, तो वर्किंग कैपिटल की थोड़ी कमी हो गई। लेकिन इंश्योरेंस वाले में क्या है, उसे कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ रहा है, यानी कि उसके पास ज़्यादा वर्किंग कैपिटल है अब अपना प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो अच्छा प्रोजेक्ट बनाएगा जब उसके पास अच्छी वर्किंग कैपिटल है। इसीलिए ये इनसिक्योर्ड है, जो ये श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस प्रोडक्ट है ये इनसिक्योर है। लेकिन जो बैंक वाले थे वो क्या थे? सिक्योर थे, क्योंकि वहाँ पर कुछ वो भी रखना पड़ रहा है, कुछ गिरवी भी रखना पड़ रहा है। समझ रहे हैं आप इस बात को? पर वही है कि बैंक के मामले में वर्किंग कैपिटल कॉन्ट्रैक्टर के पास नहीं रहता था, और यहाँ पर इंश्योरेंस वाले में क्या होगा, अच्छा वर्किंग कैपिटल उसके पास रहेगा। आई होप आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पर भी आप पढ़ सकते हैं, द श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस रिस्क ट्रांसफर टूल फॉर द प्रिंसिपल एंड शील्ड द प्रिंसिपल फ्रॉम द लॉसेज दैट मे अराइज इन केस द कॉन्ट्रैक्टर फेल्स टू परफॉर्म देयर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन। Unlike a bank guarantee, the surety bond insurance does not require large collateral from the contractor। हाँ, collateral मैं कहना चाह रहा था, गिरवी के बदले, वो टर्म मेरे माइंड में नहीं आ रहा था क्या है। तो कोलेट्रल रखने की जरूरत नहीं होती है इंश्योरेंस वाले में, जो श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस है। जबकि बैंक अगर गारंटी देगा तो वो कोलेट्रल रखवाएगा। आ गए आप समझ में ये बात? द प्रोडक्ट विल ऑल्सो हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉन्ट्रैक्टर्स डेट टू अ लार्ज एक्सटेंट, thus एड्रेसिंग देयर फाइनेंशियल वरीज। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। अच्छा, यहाँ पर जो प्रिंसिपल है इसका मतलब कॉन्ट्रैक्टर है, जो ऊपर लिखा है ना प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्टर, फिर उसके अंदर भी सब कॉन्ट्रैक्टर आते हैं। साथ ही आपको जानना चाहिए, नितिन गडकरी ने एक और बात कही है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको हम घटा देंगे 2024 के अंत तक। फिलहाल जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो जीडीपी का 16% है, और इसे हम सिंगल डिजिट में ले आएंगे 2024 के अंत तक 9% ऑफ जीडीपी कर देंगे।
प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। वेयर आर द कनेरी केव्स लोकेटेड? मुंबई, महाराष्ट्र। नैनीताल बैंक इज अ wholly owned subsidiary of Bank of Baroda. Which university has chosen its first black president, Dr. Claudine K? Harvard University. Name the former AIMS director who has joined super specialty hospital chain Medanta. Answer is Dr. Randeep Guleria. Name the India's first women fund manager who has retired after a 3-decade long career, Swati Kulkarni. The Reserve Bank of India has asked Razorpay and Cashfree to stop onboarding new merchants till they get the final license. Which state in India has furthered the cause of the right to life and personal liberty of prisoners by allowing a conjugal visits for inmates? Answer is पंजाब। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इस तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिएगा। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which is the only European country that allows visa-free travel for Indians? When did the prohibition law on liquor come into force in the state of Bihar? Which country's Karim Benzema announced his retirement from international football? Who is currently serving as the chairman of the Parliamentary Standing Committee on Law and Justice? In the 2022 edition of the contest, India Sargam Kaushal brought back the Mrs. World title to India after how many years? Besides its historic FIFA World Cup win this year, Argentina last won the cup in 1986. Which country hosted that edition of the World Cup? According to the World Wildlife Fund's 2022 report, on average, the world's monitored wildlife populations have seen a drop of how much since 1970? तो इन 7 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। यदि आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही गाइस करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की लिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें। अपने दोस्तों के साथ, फेलो स्टूडेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को जरूर शेयर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।